अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया तशरीफ़ आवरी के लिए। आपको देख के मुझे ना मेरी सास की एक बात याद आ गई। वो अक्सर कहती हैं कि गायनेकोलॉजिस्ट प्यारी हो ना तो बच्चे बड़े प्यारे प्यारे होते हैं। आपको कभी किसी ने ये बताया है कि ऐसा होता है? नहीं, इतना ऐसा नहीं बताया, लेकिन आप माशाल्लाह काफ़ी यंग हैं और लेकिन वहीं पर आपके पास लोग आते हैं बड़ी उम्मीद लेकर, बड़ी आस लेकर अपने इलाज के लिए। और इलाज में इसलिए कह रही हूँ कि ये पॉसिबल है। अब बांझपन उस तरह से बांझपन नहीं रहा जो आज से 20 साल 25 साल पहले हुआ करता था। है क्या बांझपन? इसको थोड़ा सा डिफाइन करिएगा। और कब ये प्रेशर लेने की ज़रूरत है कि नाउ वी नीड टू गो सी अ डॉक्टर? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस मसले को बांझपन नहीं कहूँगी, मैं इसको बेऔलादी कहूँगी। क्योंकि बांझपन जो है वो सिर्फ ख़ुसूसन ख़वातीन के लिए एक टर्मिनोलॉजी है जो हमारे कल्चर में यूज़ होती है। बेऔलादी एक कपल का प्रॉब्लम होता है और तकरीबन अगर 10 कपल्स प्रेगनेंसी की कोशिश कर रहे हैं तो उनमें से 1 या 2 कपल्स ऐसे होंगे जिनको प्रेगनेंसी होने में दुश्वारी पेश आएगी। तो ये आजकल बल्कि मैं ये कहूँगी कि 50 साल पहले के मुकाबले में आजकल बेऔलादी का मसला काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। और अगर इसकी वजूहात के बारे में बात करें तो इसमें किसी हद तक हमारी डाइट है। आजकल हमारी डाइट में आर्टिफिशियल एलिमेंट्स हैं इतने ज़्यादा, और हमारा लाइफस्टाइल बहुत स्ट्रेसफुल है और अनहेल्दी है। हम बहुत सारे लोग बहुत सेडेंट्री किस्म का हमारा लाइफस्टाइल होता है। हम बहुत रेगुलर कोई एक्सरसाइज नहीं करते। मेजॉरिटी पॉपुलेशन हमारी ओवरवेट है और ये सारी वजूहात हैं जिसकी वजह से आजकल ये मसला बढ़ गया है। बिल्कुल सही। अच्छा, आपके एक्सपीरियंस में परसेंटेज में किस में प्रॉब्लम ज़्यादा होती है? बेऔलादी कह लेते हैं हम, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। एक सोशल टैबू है बांझपन, और पहले तो ये होता था कि चेकअप उस तरह से कराया ही नहीं जाता था कपल का। सिर्फ औरत को जगह जगह डिफरेंट डॉक्टर्स के पास लेकर जाकर दवाइयों के ढेर खिला दिए जाते थे, और फिर अल्टीमेटली हमारे पास नतीजा क्या निकलता है? दूसरी शादी कर लो क्योंकि औलाद नहीं हो रही, और सारा ब्लेम औरत के ऊपर। अभी आपकी रिसर्च में, आपके इस पूरे करियर में कितनी परसेंटेज है जिसमें मर्द भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं? देखिए, अगर इसमें हम 10 कपल्स को देखें जिनको प्रेगनेंसी नहीं हो रही, इनमें 3 या 4 कपल्स वो होंगे जिनमें फीमेल का वाकई फीमेल का प्रॉब्लम होगा। लेकिन इसमें 3 या 4 कपल्स वो होंगे जिनमें हस्बैंड का इशू होगा। यानी कि जितने कपल्स में फीमेल्स का इशू होगा उतने ही कपल्स परसेंटेज वाइज हैं जिनमें मेल्स का इशू होगा। सो 10 में से अगर हम देखें तो 3 या 4 कपल्स वो होंगे। 30-40% मर्द रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हाँ जी, 30-40% मेल्स और 30-40% फीमेल्स, और 20% कपल्स वो होंगे जो अनएक्सप्लेन्ड होंगे, जिसमें हस्बैंड वाइफ दोनों ठीक होंगे और फिर भी उनको प्रेगनेंसी नहीं हो रही हो। बिल्कुल सही। अच्छा, कब आपने ये डिसाइड कर लेना कि अब हमें इस प्रॉब्लम के लिए, बेऔलादी के लिए डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है? कितना टाइम इंतज़ार करना चाहिए? देखिए, अमूमन अगर एक कपल 1 ईयर ट्राई करने के बाद कंसीव ना कर पा रहा हो तो फिर उनको चाहिए कि वो एक अच्छे फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को दिखाएं। बिल्कुल ठीक, ज़रूर जाना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल। और जैसे कि मैंने कहा कि ये कपल का प्रॉब्लम है, और आपने भी बहुत अच्छा इस बात को एक्सप्लेन किया कि ये सिर्फ फीमेल का मसला नहीं है। तो आजकल इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए हमारा मकसद यही होता है कि हम ये अवेयरनेस क्रिएट करें कि एक कपल को जाना चाहिए फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास ताकि हस्बैंड और वाइफ दोनों का चेकअप हो सके। बिल्कुल सही। कितने % चांसेस होते हैं कि इसका ट्रीटमेंट जो है वो हो जाएगा और आप इंशाल्लाह कंसीव कर लेंगे, आपके यहाँ औलाद हो जाएगी? देखिए, आजकल अच्छी बात यह है कि अगर ये मसला है तो उसका किसी हद तक ट्रीटमेंट भी मौजूद है। ट्रीटमेंट की सक्सेस बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है फीमेल की एज के ऊपर। तो अगर यंगर फीमेल है तो हम लोगों के लिए रिलेटिवली बहुत आसानी होती है उस कपल को ट्रीट करने में। कुछ कपल्स ऐसे होते हैं जिनमें क्लियर कट कोई प्रॉब्लम होती है और अगर उस मसले को हल करें तो वो कंसीव कर जाते हैं। ठीक है, मतलब ये कपल टू कपल वेरी करता है और डिपेंड करता है कि कितने % चांसेस होंगे। लोग ये कहते हैं कि ये बड़ा एक्सपेंसिव भी है और आप जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते, एंड एक दफ़ा चांस लिया, पैसे लग जाते हैं और आपने कंसीव नहीं किया तो फिर आपको दोबारा कराना पड़ता है। इसको थोड़ा सा, मतलब असल में ये ट्रीटमेंट है क्या, थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप बताइए। हाँ जी, अब देखिए, जो हर कपल जो एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जाता है, ज़रूरी नहीं है कि उसको एडवांस ट्रीटमेंट की ही ज़रूरत पड़े। हम जब हमारे पास एक कपल आता है तो बेसिक ट्रीटमेंट से हम स्टार्ट करते हैं, सिंपल मेडिकेशंस के साथ। बहुत सारे कपल्स ऐसे होते हैं जो सिंपल मेडिसिन से ही कंसीव कर जाते हैं। ठीक है। अलबत्ता कुछ कपल्स ऐसे होते हैं जिनको एडवांस ट्रीटमेंट ऑप्शंस की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन है और IVF। आज मैं पर्टिकुलरली IVF के बारे में बात करना चाहूँगी। IVF जिसको आम ज़ुबान में टेस्ट ट्यूब बेबी वाला इलाज बोला जाता है,
ये प्रेगनेंसी के लिए एक मसनूई तरीका इलाज होता है। ठीक है। और मसनूई इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें ख़वातीन की ओवरीज में से एग्स को निकाल के हस्बैंड के जरासीम के साथ एक IVF लैब में मिलाया जाता है और प्रेगनेंसी का अमल लैब में स्टार्ट होता है, इसलिए इसको मसनूई इलाज कहा जाता है। और उसके बाद वो दोबारा रिप्लेस कर दिया जाता है। हाँ जी, उसके बाद एम्ब्रियो को बना के तो फीमेल में की यूट्रस में उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। सो इस इलाज का मेन प्रॉब्लम हमारी सोसाइटी में ये है, इसके 2-3 मसले हैं जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी में इसकी एक्सेप्टेबिलिटी अभी बहुत कम है। पहला मसला तो ये है कि किसी हद तक आम ट्रीटमेंट ऑप्शंस के मुकाबले में थोड़ा एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है। लेकिन आजकल इसमें ज़ाहिर है काफ़ी लोग अब ये इलाज करना शुरू हो गए हैं, इसमें कंपटीशन आ गया है, तो उस हिसाब से अगर आप दूसरी कंट्री से कंपेयर करें तो पाकिस्तान में अभी भी इसके चार्जेस काफ़ी रीज़नेबल हैं। सो एक प्रॉब्लम अफोर्डेबिलिटी की आ जाती है, और जो मेन मसला है वो हमारी सोसाइटी में इस ट्रीटमेंट की एक्सेप्टेबिलिटी का है। एक टैबू है जी जो हमने बनाया हुआ है कि नहीं टेस्ट ट्यूब बेबीज तो पता नहीं इसकी इजाज़त है या नहीं है, ये एक्चुअली होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग इसको इस्लामी तरीके से नाजायज़ इलाज समझते हैं और इसके बारे में सिर्फ सुनी सुनाई बातों के ऊपर यकीन करते हैं, अपनी रिसर्च नहीं करते। और फिर आपको पता है सुनी सुनाई बातों में बहुत सी मिथ्स आ जाती हैं, बहुत सी रूमर्स आ जाती हैं, बहुत सी गलत इन्फॉर्मेशन आ जाती है जो आप घर बैठे ही पका लेते हैं खुद आपस में बैठकर, एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी बात, एंड यू डोंट नो एग्जैक्टली कि इस इलाज में हो क्या रहा है। हाँ जी, एग्जैक्टली। देखिए, इसमें हम लोग जब कपल आता है तो हम उसे बताते हैं कि इस पे रिलीजियस स्कॉलर्स के फतवे मौजूद हैं और ये तमाम इस्लामिक ममालिक में इलाज प्रैक्टिस होता है। एज लॉन्ग एज आप हस्बैंड और वाइफ के टिश्यूज़ के साथ कोई भी ट्रीटमेंट करें वो अकॉर्डिंग टू इस्लामिक स्कॉलर्स वो अलाउड होता है। ठीक है, एज लॉन्ग एज कोई एक्सटर्नल इंटरफेरेंस नहीं है उसके अंदर। एग्जैक्टली। और लेकिन उसके बावजूद आपको पता है कि बहुत सारे हमारे कपल्स हैं जो IVF से कंसीव करते हैं और फिर उनकी डिलीवरी होती है और एक हेल्दी बेबी उनको होता है, और उसके बाद जब हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमें एक इंटरव्यू दे दें, हमें गूगल पे रिव्यू दे दें, सोशल मीडिया के लिए हमें जाहिर है कुछ हमारे प्रमोशनल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने, ताकि लोगों के बारे में अवेयरनेस बढ़े और लोगों को पता चले कि इस कपल को IVF से प्रेगनेंसी हुई तो हमें भी हो सकती है। लेकिन तकरीबन 100% कपल्स ऐसे होते हैं वो अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहते, और यहाँ तक कि बहुत कपल्स हैं जो हमें जाहिर है जो सक्सेसफुली ट्रीट हो जाते हैं फिर वो हमें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को हमारी तरफ रेफर करते हैं। लेकिन हर एक का एक कॉमन जुमला होता है कि आपने उनको ये नहीं बताना कि हमारी प्रेगनेंसी IVF से हुई थी, क्योंकि वो लोग नहीं समझेंगे। नहीं, हम समझते हैं लेकिन वो लोग नहीं समझेंगे। सही। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से बहुत सारे कपल्स को IVF से इलाज होता है, प्रेगनेंसी बेबी होता है, लेकिन उनके रिलेटिव्स को ये बात पता नहीं चलती। तो इसकी एक्सेप्टेबिलिटी अभी भी हमारी सोसाइटी में नहीं है, इवन जो इलाज करा रहे हैं उनकी तरफ से भी। हाँ जी, ये उनकी तरफ से, क्योंकि जो सक्सेसफुली ट्रीटमेंट, जो सक्सेसफुल कपल है, सबसे अच्छा मेरा ख्याल है प्रमोशन तो वो उसकी तरफ से हो सकती है कि एक इलाज को हमारी सोसाइटी में एक्सेप्ट किया जाए। बिल्कुल सही। लेकिन पूरी दुनिया में आजकल बहुत कॉमन हो गया है IVF, बहुत ज़्यादा लोग कराते हैं। अच्छा, अब लोगों में साथ साथ अवेयरनेस आ भी रही है, लोग इस चीज़ को समझ भी रहे हैं, लेकिन वहीं पर डॉक्टर साहिबा अक्सर लोग फिर ये समझते हैं कि पता नहीं टेस्ट ट्यूब बेबी जो है वो नॉर्मल बच्चों की तरह होगा या नहीं, खुदा ना खास्ता कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो जाए। मतलब एक तो आपने इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जिसमें बड़ा क्लियर कट फतवे मौजूद हैं कि ये हलाल अमर है और आप कर सकते हैं, इसकी इजाज़त है, लेकिन फिर सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स ना हो बच्चे के ऊपर या माँ के ऊपर, या इन फ्यूचर जो है वो कहीं ना कहीं कोई कॉम्प्लिकेशंस ना निकल आए। ये आपने, आई एम सो ग्लैड कि आपने ये क्वेश्चन पूछा, बिकॉज ये भी बहुत हिंड्रेंसेस हैं जिसकी वजह से पेशेंट्स IVF की तरफ नहीं आते। इसमें देखें, फीमेल के लिए एक बहुत कंफर्टेबल ट्रीटमेंट है, इसमें कोई सर्जरी नहीं होती, सिर्फ इंजेक्शन नीडल की पेन फीमेल को कुछ दिन बर्दाश्त करनी पड़ती है। ठीक है। और ये शुरू का प्रोसेस है। हाँ जी, और उसके बाद ड्यूरिंग IVF भी फीमेल बहुत कंफर्टेबल रहती है। ओके, अब आफ्टरवर्ड्स जब वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो किसी हद तक एक नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह ही चलती है। हाँ, चूंकि इस प्रेगनेंसी की स्टार्ट आर्टिफिशियल होती है तो शुरू में पेशेंट्स को कुछ सपोर्टिव मेडिसिन दी जाती हैं और इंजेक्शंस, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई बहुत स्ट्रेनवस ट्रीटमेंट से पेशेंट को गुजरना पड़ता है, कोई बहुत लंबा बेड रेस्ट करना पड़ता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है। और प्रेगनेंसी किसी हद तक एक शुरू में कुछ सपोर्टिव ट्रीटमेंट देते हैं, वंस एक प्रेगनेंसी टेक ऑफ कर जाती है तो उसके बाद एक नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह ही चलती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह चलती है, और ऐसा नहीं होता कि हाँ थोड़ा सा आपको मॉनिटर करने की ज़रूरत थोड़ी सी रहती है, कुछ मेरे वो नॉर्मल प्रेगनेंसी से शायद थोड़ी एक्स्ट्रा हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि फिर थ्रू आउट द प्रोसेस वो 9 मंथ्स जो है वो आर्टिफिशियली चलेगा और बर्थ जो है वो भी आर्टिफिशियली होगी। आर्टिफिशियली से मेरी मुराद सर्जिकल तरीके से होगी, नेचुरली भी हो सकती है, ये आपकी प्रेगनेंसी के ऊपर भी डिपेंड करता है। लेकिन वहीं पर मैं इसी के साथ अपने अगले टॉपिक यानी कि C सेक्शन का बढ़ता हुआ रुझान,
क्यों है, इसकी आगाही माँ के लिए कितनी ज़रूरी है, और कब ये नागुज़ीर है कि सी सेक्शन कराने से दोनों की जान बचाई जा सकती है, और कब ये डॉक्टर की कमाई का जरिया बन जाते हैं। ये डॉक्टर सोफिया उमैर बाजवा हमारे साथ मौजूद हैं। बड़ी मज़े की इन्फॉर्मेशन वाली बातें हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, और ख़वातीन के लिए, ख़वातीन ही नहीं बल्कि मर्द हजरात के लिए भी एक बड़ा इन्फॉर्मेशन लिए सेगमेंट जो है वो हम शुरू करने जा रहे हैं कि जब डिलीवरी का टाइम आता है, ये किसकी चॉइस होती है? ये आपकी मेडिकल कंडीशन की चॉइस होती है, ये डॉक्टर की चॉइस होती है, ये पेशेंट की चॉइस होती है? क्यों हम देखते हैं कि रैकेट में सी सेक्शन का रुझान बहुत बढ़ता जा रहा है? देखिए, अगर मैं प्राइवेट प्रैक्टिस की हम बात करें तो कुछ तो क्लियर कट इंडिकेशंस होती हैं कि एक औरत है, उसको नॉर्मल डिलीवरी उसकी नहीं हो सकती और उसको सिजेरियन सेक्शन की ज़रूरत है। और ज़ाहिर है अगर प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स एक औरत में डेवलप हो गई हैं, तो ये फैक्टर्स भी ऐड ऑन होते हैं एक डिसीजन मेकिंग में कि एक औरत की नॉर्मल डिलीवरी होगी या सिजेरियन। आजकल चूँकि जैसे जैसे मेडिकल साइंस ने तरक्की की, हम बहुत सारी नई चीज़ें इन्वेस्टिगेट करते हैं, बहुत सारे नए प्रॉब्लम्स को डिस्कवर करते हैं जो पहले नहीं होते थे। पहले जैसा ज़्यादातर ख़वातीन होम डिलीवरीज़ होती थी, तो अगर प्रेगनेंसी के दौरान कोई कॉम्प्लिकेशन भी होती थी तो वो पिक नहीं होती थी। तो आजकल ज़ाहिर है जितना हम एक्टिवली ट्रीटमेंट करते हैं तो उसमें मसले भी पता चलते हैं, और ये काफ़ी केसेस में ये वजह बन जाती है कि एक औरत को सिजेरियन की ज़रूरत होती है। एक तो ये फैक्टर आ गया। दूसरी बात, इसमें किसी हद तक गायनेकोलॉजिस्ट का रोल भी आता है कि आपकी जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं वो किस हद तक नॉर्मल डिलीवरी, उनकी प्रैक्टिस में नॉर्मल डिलीवरी कितनी आम है। बहुत सारे ऐसे सेटअप्स होते हैं जिसमें नाइट टाइम में लेबर रूम का स्टाफ अवेलेबल नहीं होता, जूनियर डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी नहीं होती, और जैसे कि आपको भी पता है कि ख़वातीन ज़्यादातर नाइट टाइम में लेबर में जाती हैं, और जब वो हॉस्पिटल में लैंड करती हैं तो जो प्रॉपर स्टाफिंग है हॉस्पिटल्स में ज़्यादातर छोटे सेटअप्स में अवेलेबल नहीं होती। इसकी वजह से पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक गायनेकोलॉजिस्ट पे आ जाती है। अब जाहिर है एक गायनेकोलॉजिस्ट की एक बिजी रूटीन होती है, उसके क्लिनिक होता है, सर्जरी टाइम होता है, और उसके बाद अगर ओवरनाइट लेबर में भी कोई पेशेंट आ जाए, अगर उसके पास एडिक्वेट स्टाफ नहीं है तो सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर होगी। तो बहुत सारे केसेस में वो एक फेयर ट्रायल फीमेल को, एक औरत को एक अच्छा ट्रायल लेबर का नहीं दे पाती हैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए, और वो जल्दी गिव अप कर देती हैं और सिजेरियन कर देती हैं। किसी हद तक इसके अंदर एक और फैक्टर भी है आजकल, जैसे कि आपको पता है कि सोशल मीडिया का दौर है और इवन नॉर्मल मीडिया भी बहुत एक्टिव है, तो गायनेकोलॉजिस्ट प्राइवेट प्रैक्टिस में बहुत केयरफुल रहने की कोशिश करती हैं। अच्छा। अब ये बात शायद आपको पता नहीं कैसी लगेगी, लेकिन बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनका हस्बैंड या कोई अटेंडेंट आके हमें कहेगा कि हम मीडिया से हमारा ताल्लुक़ है, हम लॉयर हैं, तो ये चीज़ यानी कि एक डॉक्टर के ऊपर एक प्रेशर डालने की कोशिश करते हैं, और वो प्रेशर इनडायरेक्टली, जाहिर है एक डॉक्टर भी एक इंसान होता है, तो वो इस प्रेशर रेप्यूट बहुत मैटर करती है। एग्जैक्टली, प्राइवेट प्रैक्टिस में रेपुटेशन इंसान की एट स्टेक होती है, और अगर बहुत लंबा ट्रायल दें तो जाहिर है उसके अंदर कॉम्प्लिकेशन के चांसेस ज़्यादा होंगे कंपेयर टू अगर एक सिजेरियन कर दिया जाए। अच्छा, मतलब आपके ख्याल में मेडिकली सिजेरियन करना ज़्यादा आसान है, ईजी मनी है, पैसे भी ज्यादा आ जाते हैं, और मनी भी, हाँ जी वो भी एक फैक्टर तो है, जैसे वो भी किसी हद तक हाँ जी एक फैक्टर है, और इस बात पे डिपेंड करेगी ये चीज़ कि एक गायनेकोलॉजिस्ट कितनी क्वालिफाइड है, कितनी वेल ट्रेंड है, और उसको कितना अच्छा लेबर का ट्रायल देना आता है। एक तो उसकी कॉम्पिटेंस भी मैटर करेगी, और जाहिर है किसी हद तक उसकी नीयत भी मैटर करेगी, क्योंकि सिजेरियन सेक्शन ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है। बिल्कुल सही। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि प्राइवेट प्रैक्टिस में गायनेकोलॉजिस्ट की रिप्यूट भी एट स्टेक होती है। अच्छा, इसमें मैं डॉक्टर साहब एक सवाल आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी जो मैंने पर्सनली भी देखा है कि मुझे ये लगता है कि अब शायद पेशेंट्स में वो स्टेमिना भी नहीं है, दे आस्क फॉर इट, कि लेबर पेन अगर स्टार्ट हुई है दे कैन नॉट बेयर द पेन, वही आपके वाली पुराने वाली बात की खुराकें अब वो नहीं है, लाइफस्टाइल वो नहीं है, एक्सरसाइज नहीं है, स्टेमिना नहीं है, तो क्या वो जो 14-14, 15-15 घंटे की लेबर पेन है, क्या वो एक औरत अब आजकल की औरत क्या वो बर्दाश्त करती है? क्योंकि मैंने बहुत से केसेस में ये भी देखा है कि यू आस्क फॉर इट, कि अब वी कैन नॉट डू इट एनी मोर, आप ऑपरेशन कर दें, वो फिर अल्टीमेटली ऑब्वियसली ऑन रिकॉर्ड तो डॉक्टर के जाता है, लेकिन कितने लोग जो हैं वो इस ऑप्शन को भी ऑप्ट करते हैं? हाँ जी, ये भी एक पॉपुलेशन की काफ़ी बड़ी सेगमेंट है जो ये भी है, जो ख़वातीन जो हैं वो नॉर्मल लेबर का ट्रायल नहीं लेना चाहती, और बहुत सारी ख़वातीन टू स्टार्ट विद बहुत कीन होती हैं कि हम नॉर्मल करवाना चाहते, डिलीवरी करवाना चाहते हैं, लेकिन जब वो लेबर से गुजरती हैं तो बहुत जल्दी वो गिव अप कर देती हैं। और हाँ जी, उसकी वजह किसी हद तक यही है कि हमारा ज़ाहिर है अनहेल्दी लाइफस्टाइल, और दूसरा एक और बात भी है
कि ख़वातीन एक दूसरे से मशवरा करती हैं, और कुछ ख़वातीन जो है नॉर्मल डिलीवरी से अगर किसी की हुई है और एक ट्रोमेटिक डिलीवरी हुई है तो वो अपनी फ्रेंड्स को डराएंगी एक नॉर्मल डिलीवरी के ट्रायल से, और कुछ केसेस में ऐसे होगा कि सिजेरियन होगा और फीमेल कहेगी जी मैं तो बहुत कंफर्टेबल रही थी, तुम भी सिजेरियन ही करा लो। तो सम पेशेंट्स रियलिस्टिकली यस दे आस्क फॉर मैं हंसी इसलिए हूँ कि ये हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ी परसेंटेज है जो एक्चुअली एग्जिस्ट करती है। ये सिर्फ ये सिजेरियन और नॉर्मल डिलीवरी में नहीं है, जनरली भी है। ओ मुझे एलर्जी हुई थी, मैंने ये दवाई खाई, तुम भी खा लो, ठीक हो जाओगी। हाँ जी, मतलब हम आपस में मशवरों के ऊपर बहुत ज़्यादा चलते हैं, बट आई थिंक जिसका काम उसी को साझे। डॉक्टर्स जो रिकमेंड कर रहे होते हैं, इन द एंड ऑफ द डे पेशेंट ने उन्हीं का सुनना होता है, उन्हीं की बात माननी होती है, और माननी भी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली उनका डिसीजन ही है जो आपकी और आपके बच्चे की और किसी भी सर्जरी में आपकी ज़िंदगी बचाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। वेल, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, आप हमारे साथ मौजूद थी। बहुत कम वक्त में हमने इन दोनों टॉपिक्स को कैटर करने की कोशिश की, वो चाहे बे औलादी का मसला हो या डिलीवरी के टाइम पर ऑप्शन ऑप्ट करने का नॉर्मल या सी सेक्शन में। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत कारआमद रही होगी।